लिटरेचर में जब इमेजिनेशन से ज़्यादा रूल्स इम्पोर्टेंट हो गए, जब इमोशन से ज़्यादा रीज़न को वैल्यू दी गई, तब शुरू हुआ न्यू क्लासिकल एज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं न्यू क्लासिकल एज, जो कि 1660 से लेके 1798 तक थी, जिसे हम एज ऑफ रीज़न या अगस्तन एज भी कहते हैं। इस एज के राइटर्स ग्रीक और रोमन क्लासिक से इंस्पायर्ड थे, इसलिए लिटरेचर में ऑर्डर, बैलेंस, क्लैरिटी और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। पोइट्री हो, प्रोज हो या ड्रामा, हर जगह लॉजिक, सटायर और मॉरल टीचिंग क्लियरली दिखाई देती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यू क्लासिकल एज के मेन फीचर्स, इम्पॉर्टेंट राइटर्स लाइक ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट एंड डॉक्टर जॉनसन, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा न्यू क्लासिकल एज था, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1660 टू 1798। अब देखिए, इसके इंट्रोडक्शन में हम ये समझ सकते हैं कि द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ नोन एज न्यू क्लासिकल एज। हम न्यू क्लासिकल एज को 18th सेंचुरी की इंग्लिश भी कहते हैं कि भाई 18th सेंचुरी में कौन सा एज चल रहा था? न्यू क्लासिकल एज। बिकॉज क्यों कहा गया? राइटर्स फॉलोड द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। क्योंकि जो क्लासिकल्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने क्या फॉलो किया? प्रिंसिपल किसके? ग्रीक और रोमन लिटरेचर के। इट वॉज एन एज ऑफ रीज़न, ऑर्डर, लॉजिक, डिसिप्लिन एंड रियलिज्म। और ये जो एज है उसको क्या क्या कहा जाता है? रीज़न, ऑर्डर, लॉजिक, डिसिप्लिन एंड रियलिज्म कहा जाता है। और स्पेशली लिटरेचर एम्ड टू टीच एंड रिफॉर्म सोसाइटी रैदर देन एक्सप्रेस पर्सनल इंफॉर्मेशंस या फिर इमोशंस। जैसे कि ये जो लिटरेचर इसमें लिखा गया था वो स्पेशली किस लिए लिखा गया था? खुद के पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं लिखा गया था। ये जो है पूरे सोसाइटी को टीच और रिफॉर्म करने के लिए किया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाई इज़ इट कॉल्ड द न्यू क्लासिकल एज। आखिर में इसको न्यू क्लासिकल एज कहा ही क्यों जाता है? तो सबसे पहले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि क्या हुआ था? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल मॉडल्स, होमर, वर्जिल, होरेस। अब आप सोच रहे होंगे रिवाइवल का मतलब क्या होता है? रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन। मतलब कि क्लासिकल मॉडल्स का पुनर्जीवन हुआ था। और इसके लिए कौन कौन सहयोग किए थे? होमर ने किया, वर्जिल ने किया और होरेस ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और इन लोगों ने एम्फेसिस ऑन रूल्स, फॉर्म एंड डेकोरम। अब ये लोग किस पे ज़्यादा जोर दे रहे थे? रूल्स पे, फॉर्म पे और डेकोरम पे। आप सोचते होंगे डेकोरम का मतलब क्या होता है? डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार। तीसरा रीज़न है प्रेफरेंस फॉर रीज़न ओवर इमेजिनेशन। यहाँ पे जो है रीज़न पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ना कि इमेजिनेशन पे। मतलब जो प्राथमिकता थी वो रीज़न को दी गई, ना कि इमेजिनेशन को। और साथ ही साथ लिटरेचर क्या हो गया? लिटरेचर बिकेम डिडैक्टिक एंड मॉरल। अब आप सोचेंगे डिडैक्टिक का मतलब क्या होता है? डिडैक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ शिक्षाप्रद। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में एनलाइटिंग, एजुकेटिव। तो जो लिटरेचर है वो रिफॉर्म करता गया, बढ़ता गया और अपने पीछे एक शिक्षाप्रद को बढ़ावा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अदर नेम्स ऑफ दिस एज। अब देखिए, इसमें हम देख सकते हैं कि अदर्स नेम ऑफ दिस एज, इस नेम का और भी बहुत सारा नाम है।
सबसे पहला है एज ऑफ रीज़न। एज ऑफ रीज़न क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्ट एंड लॉजिक, इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो एज है वो किसको इम्पोर्टेंस दिया? इंटेलेक्ट और लॉजिक का। साथ ही साथ इस एज को अगस्तन एज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो राइटर्स थे इस एज को, ये लोग जो है कंपेयर कर रहे थे खुद को किससे? टू रोमन अगस्तन राइटर्स से। जो रोमन के अगस्तन राइटर्स थे उनसे कंपेयर्ड किया, इसीलिए इस एज को अगस्तन एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगस्तन एज कौन से एज से सिमिलर है या कौन से एज के दौरान इसकी जो है बातें हुई। अब नेक्स्ट एज ऑफ प्रोज भी कहा जाता है। तो प्रोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज में राइज ऑफ एसेज हुए, जर्नलिज्म हुआ, नॉवेल्स हुआ, ये सारी चीज़ें जो है एज ऑफ प्रोज में हुई। अब इसके साथ साथ एज ऑफ सटायर भी हुआ। अब आप सोचते होंगे कि सटायर का मतलब क्या होता है? तो सटायर का मतलब होता है हास्य व्यंग। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी को कोई भी बात समझानी हो तो हम उसको हंस के और प्रेम से और व्यंग से समझाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय उसको गलत व्यवहार करके। तो इसी एज में एज ऑफ सटायर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उधर सोशल एविल्स को एक्सपोज करने के लिए सटायर का यूज़ किया जाता था। अब देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हम जब एलटी का मेंस देंगे तो उसमें लिखेंगे, पूछा जाएगा न्यू क्लासिकल एज के बारे में बताइए या उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए, तो हम ये सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले रीज़न एंड कॉमन सेंस था। इमिटिएशन ऑफ क्लासिकल राइटर्स, मतलब जो क्लासिकल राइटर्स थे वो अपने जितने भी हाव भाव थे उसको जो है एक्सपोज करते थे। उसके बाद सटायर और रियलिज्म था। साथ ही साथ फॉर्मल लैंग्वेज एंड हीरोइक कपलेट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। जो लैंग्वेज था वो फॉर्मल था और साथ ही साथ हीरोइक कपलेट्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। और डिडैक्टिक पर्पस आपको बताया ही, और सोशल क्रिटिसिज्म और नो एक्सेसिव इमोशन और इमेजिनेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ही एक्सेसिव इमोशन को दिखाया गया, ना ही इमेजिनेशन को। अब देखिए, यहाँ पे जो पूरा हमारा 18th सेंचुरी है उसको डिवाइड किया गया है। देख सकते हैं कि किस किस पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है रेस्टोरेशन एज, जो कि 1660 से लेके 1700 तक। इसके बारे में इसके पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप जाके इसको देखिए, पढ़िए और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको रिकॉल करिए। अब इसी के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है? अगस्तन एज, जो कि 1700 से 1745 तक चला। साथ ही साथ इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है, जो कि 1745 से लेके 1798 तक चला। तो हम ये जान सकते हैं कि इस न्यू क्लासिकल एज में 3 फेजेस आए हैं या 3 एजेस चले हैं, जिसमें रेस्टोरेशन एज सबसे पहले, फिर अगस्तन एज और फिर उसके बाद लास्ट में एज ऑफ सेंसिबिलिटी चला है। अब देखिए, हम लोग अब इन एज के जो मेजर पोएट्स हैं जिनके बारे में हमारे एलटी के सिलेबस में दिया हुआ है, और जो और भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें जो ये मेजर पोएट्स हैं ये तो हर बार पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलेक्जेंडर पोप से। इनको क्या ही कहा जाता है? इनका नाम जो है वो मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट है। इनको क्या कहा जाता है? हीरोइक कपलेट। और साथ ही साथ ये सटारिकल पोएट भी हैं। जैसे हमने कहा कि अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो सटारिकल पोएट भी हैं। ये पूछा जाता है, विश्वास करिए आप जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरेगा कि अलेक्जेंडर पोप और सटारिकल पोएट ये दोनों आपस में लिंक है। और हीरोइक कपलेट किसने इंट्रोड्यूस किया? वो भी हमारे अलेक्जेंडर पोप थे। और इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं द रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन एसे ऑन मैन और डनकैड। तो
ये चारों जो है उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिसमें से द रेप ऑफ द लॉक जो है वो हमें पढ़ना है और डिटेल में जो आगे के लेसन्स में मैं पढ़ाऊँगी। अब देखिए, पोप इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। और जो हमारे पोप हैं उनका एक और गुण है कि वो जो है हमारे पूरे न्यू क्लासिकल पोइट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस न्यू क्लासिकल एज के जो प्रोज राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सबसे हम जब छोटे हुआ करते थे तभी हमारे स्कूल बुक्स में जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल को पढ़ाया जाता था। आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें इतने व्यंग दिए हुए हैं कि आपको हंसते हंसते आप पढ़ेंगे। तो जो हमारे जोनाथन स्विफ्ट हैं वो भी फेमस सटायरिस्ट हैं। इनका भी नाम जो है सटायरिस्ट में जुड़ता है। तो इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है गुलिवर्स ट्रैवल, अ टेल ऑफ अ टब, अ बैटल ऑफ द बुक्स। गुलिवर ट्रैवल्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बार बार हर साल पूछे जाते हैं जब भी हमारा कोई भी एग्ज़ाम होता है। इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलिवर ट्रैवल्स कौन लिखा है और हमारे जोनाथन स्विफ्ट जो हैं किस टाइप के राइटर हैं। तो क्या होगा, ये सटायरिस्ट हैं। अब हम चलते हैं अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कौन, जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। ये भी जो है, इन लोगों ने क्या शुरू किया, इन लोगों ने पीरियडिकल ऐसे शुरू किया है। ये जो है इसमें जो कि एक समयकालीन जो ऐसे होते हैं उसकी शुरुआत इन्होंने किया है, जिसमें से इनका जो है दो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, वो है द स्पेक्टेटर, द टैटलर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में है। और इवन इनको क्या कहा जाता है, इनको जो है फादर ऑफ इंग्लिश जर्नलिज्म भी कहा जाता है। किसको, जोसेफ एडिसन को और स्टील को। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु आर द फादर ऑफ इंग्लिश जर्नलिज्म। तो क्या कहेंगे हम, एडिसन एंड स्टील। अब हम प्रोज राइटर ख़त्म हुआ हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नॉवेलिस्ट की तरफ। हमारा नॉवेलिस्ट कौन है इस एज का, न्यू क्लासिकल एज के जो हमारे नॉवेलिस्ट हैं वो डैनियल ड्यूफ हैं। इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है, डैनियल ड्यूफ। ये हमें बहुत ही बार बार ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को मैंने बनाया है। और आप अगर पढ़ लेंगे तो शायद क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो देखिए, इनके जो वर्क्स हैं वो रॉबिन्सन क्रूसो है, इसको भी आप लोग पढ़े होंगे, और मॉल फ्लैंडर्स हैं। तो ये रॉबिन्सन क्रूसो और मॉल फ्लैंडर्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और डैनियल डोफ हम याद करना है कि ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। और साथ ही साथ दूसरे जो फेमस नॉवेलिस्ट हैं वो सैमुअल रिचर्डसन हैं। इन्होंने एपिस्टोलरी नॉवेल लिखा। अब एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है, ये जो होता है एक तरीके की पत्र शैली उपन्यास कहा जाता है, जो कि पत्र के फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसा नॉवेल। इनका जो स्पेशल है वो पमेला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बार बार देखेंगे क्वेश्चन में, अगर सैमुअल रिचर्डसन का नाम आएगा तो ये पमेला भी रहेगा। कभी पमेला नाम से पूछते हैं, कभी एपिस्टोलरी नॉवेल से पूछते हैं कि हु इज़ रिटन एपिस्टोलरी नॉवेल, तो ये हमारे सैमुअल रिचर्डसन हैं। अब हमारे जो हैं तीसरे हैं वो हेनरी फील्डिंग हैं। ये जो है हमारे मॉडल नॉवेल के फादर हैं। अब आप देख रहे होंगे इंग्लिश नॉवेल, मॉडर्न नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको याद करिए, रोज़ एक बार पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इनका जो काम है वो क्या है, टॉम जोन्स, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स जो हैं, ये कौन है, हमारे हेनरी फील्डिंग है। और इनका काम क्या है, टॉम जोन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ड्रामा। इस एज के ड्रामा के बारे में पढ़ते हैं। इस एज के जो ड्रामा हैं वो कौन है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो पॉपुलर है। आप बहुत बार कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ते होंगे, पर आप सोचते होंगे आखिर में कॉमेडी ऑफ मैनर्स मतलब क्या, कॉमेडी भी किसी मैनर से किया जाता है? यस, ऑफ कोर्स। जैसे कि ये जो होता है एक तरीके के शिष्टाचार होता है, और इसको ऐसी शैली है जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, व्यंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि समाज का एक वर्ग के व्यवहार, कार्यों या फैशन या फिर उनके आचार व्यवहार को उजागर करने के लिए ये किया जाता है।
तो आप समझ रहे हैं कि इस एज में जो ड्रामा था वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में उसको पॉपुलर किया गया, साथ ही साथ आर्टिफिशियल एंड सटारिकल थीम्स को भी इन्वॉल्व किया गया ताकि लोगों तक इनकी जो बात है वो पहुंच सके। अब जो मेजर ड्रामेटिस्ट हैं वो कौन कौन है? विलियम कॉनग्रीव हैं। इन्होंने क्या लिखा, कौन सा ड्रामा लिखा? द वे ऑफ द वर्ल्ड। साथ ही साथ हमारे दूसरे ड्रामेटिस्ट हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। इन्होंने शी स्टूप्स टू कॉन्कर। स्टूप्स का मतलब होता है प्रणाम करना, अपनी जीत को प्रणाम करना। तो ये जो है कौन लिखा है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। अब यहाँ पे रिचर्ड श्रीडैन जो है इन्होंने लिखा द स्कूल फॉर स्कैंडल। ये देखिए हमारे ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये हमें इम्पॉर्टेंट बहुत दिखते नहीं हैं, बट मैच द फॉलोइंग में ये आ जाता है या फिर पिक ऑड वन आउट में आ जाता है। तो हमें इसलिए इन सब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिनको प्री रोमांटिक फेज कहा जाता है। जो रोमांटिक एज के पहले वाला जो फेज चल रहा था उसको हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम रीज़न टू इमोशन। अब जो है क्या हो गया, अब रीज़न से इमोशन की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा था वो इस एज में हो रहा था, इसीलिए इस एज का नाम सेंसिबिलिटी है। उसके बाद फोकस ऑन नेचर एंड फीलिंग्स। किस पे फोकस किया जाने लगा? नेचर और फीलिंग्स पे। और इस पर्टिकुलर एज के जो मेजर राइटर्स हैं वो हैं थॉमस ग्रे। इन्होंने एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी आपको पता ही होगा क्या होता है, शोक गीत होती है। और ये कौन लिखा है? थॉमस ग्रे ने। कहाँ पे? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। अब दूसरे जो हैं विलियम ब्लेक हैं, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस को लिखा इन्होंने। देखिए विलियम ब्लेक भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है राइटर, इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि और ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो था वो क्या था? वो प्री रोमांटिक फेज था। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे अपने रोमांटिक एज में। तब तक हम ये समझ लेते हैं कि रोमांटिक हमारे नियो क्लासिकल एज में और रोमांटिक एज में क्या डिफरेंस था। तो ये था नियो क्लासिकल जो था वो रीज़न, ऑर्डर, रूल्स को बताता था, और रोमांटिक जो था वो इमोशन, इमेजिनेशन और फ्रीडम को बताता था। तो आप ये दोनों डिफरेंस आप जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर में क्यों जो है रिवाइवल हुआ था किसका? रोमांटिक एज का। नेक्स्ट क्लास में हम रोमांटिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यू क्लासिकल एक एज ऐसा पीरियड था जहाँ पे इमेजिनेशन से ज़्यादा रीज़न, इमोशन से ज़्यादा लॉजिक और फ्रीडम से ज़्यादा डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस दी गई, या हम लोगों ने पढ़ा। और इस एज के राइटर्स ने ग्रीक और रोमन क्लासिक्स को फॉलो किए, आप देखे हैं। लिटरेचर को क्लियर, बैलेंस्ड और पर्पसफुल बनाया। सटायर के थ्रू सोसाइटी के एविल्स को एक्सपोज किया गया, और लिटरेचर को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि मॉरल गाइड बनाया गया। राइटर्स जैसे जो ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट और डॉक्टर जॉनसन जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड दिए, जिसका इफ़ेक्ट आज भी मॉडर्न राइटिंग में देखा जा सकता है। सो न्यू क्लासिकल एज सिर्फ एक लिटरेरी पीरियड नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से राइटिंग ने मैच्योरिटी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी सीखी। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो भी रोमांटिक एज पे रहेगा आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।